रात की ड्यूटी बहुत थका देती है, बदन का पोर पोर दुख रहा है। सोचते हुए रेशमा ने अपना बेल्ट ठीक किया और डंडे को हवा में लहराते हुए चल पड़ी बस स्टॉप की ओर। सामने की सकरी गली को पार करके वह मुख्य सड़क पर आ गई। पौ फटने को थी। सुबह की अलमस्त हवाएं उसे बड़ी भली लग रही थीं। रात बापू की चकचक में खाने का डिब्बा भी घर भुलाई थी। 10 रुपए का वड़ा पाव लेकर खाया था और फिर रात भर का जागरण। ज़रा सा भी खटका होता तो मुस्तैद हो जाना पड़ता। बापू ने लाख समझाया, रेशमा ये नौकरी औरतों के बस की बात नहीं, पर वह अड़ ही गई थी। अब उसे किसी की सुनने की आदत नहीं रही। घरों में बर्तन कपड़ा करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं, और खाना बनाना, उफ़, कैसे औरतें सारा दिन रसोई में पसीने से लथपथ रोटियां सेक लेती हैं। छी, ये भी कोई काम हुआ। तभी प्रीतम ने बताया था, सिक्योरिटी गार्ड की औरतों के लिए जगह निकली है, तो इंटरव्यू दे आ। बस यह नौकरी उसे मिलनी थी और मिल गई। जब वर्दी पहनकर तैयार होती है उसमें मर्दानगी आ जाती है। इसमें लोग भरोसा तो करते हैं और सम्मान भी मिलता है। यही सब सोचते हुए रेशमा बस स्टॉप पर आई तो देखा वह पागल भिखारिन ढीला ढाला पुराना सा शर्ट पैंट पहने आज भी सर खुजाते हुए वहाँ पर खड़ी है। रेशमा को देखकर पेट की ओर इशारा करने लगी, मानो कहना चाह रही है भूख लगी है। रेशमा को उसकी इस अदा पर हंसी आ गई। उसने महसूस किया उसे भी भूख लगी है। उसने झट सामने की चाय की टपरी से 2 गिलास चाय और बिस्कुट का पोड़ा लिया। पगली ने लपक कर रेशमा के हाथ से चाय ले ली और बिस्कुट डुबो डुबो कर खाने लगी। रेशमा ने चाय पीते हुए उससे पूछा, क्या नाम है रे तेरा? सूजी, कुछ शर्माते हुए भिखारिन बोली। रेशमा मन ही मन सोच रही थी, भला यह भी कोई नाम हुआ सूजी? अब शायद आटा और मैदा भी लोगों के नाम होने लगेंगे। सोचते ही उसे हंसी आ गई। इतने में बस आ गई। रेशमा बस पर सवार हो गई। खिड़की से उसने देखा सूजी हाथ हिला हिला कर उसे विदा कर रही थी। रेशमा ने सोचा, इतनी अच्छी शक्ल सूरत है इसकी, यूं सड़कों पर घूम रही है, ना जाने किस गम की मारी है। सूजी के बारे में सोचते उसे अपने भी सारे गम याद आ गए। अभी कुल जमा 24 की है, पर यूं लगता है 50 वर्ष की जिंदगी जी ली हो उसने। शराबी पिता माँ को आंसू के अलावा कुछ न दे सका और माँ के हाथ लोगों के घरों में बर्तन कपड़े कर करके त्वचा रोग के शिकार हो गए। जिस दिन पिता ने माँ का गला दबाना चाहा, वह दोनों बेटियों को लेकर अलग हो गई। ठाणे में पहाड़ियों पर टीन की छत डालकर झोपड़ी बनाई थी। तीनों माँ बेटियों ने और किसी तरह वहाँ गुजारा कर रहे थे। माँ का तेज तर्रार स्वभाव था जो शोहदों को उनके पास फटकने भी न देता। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि पहाड़ ने किस जन्म का बैर निकाला, उनकी थरथराहट आज भी महसूस करती है रेशमा। जब लैंडस्लाइड हुई थी, पहाड़ गरजना कर फटा और उसके ऊपर के सारे पत्थर तेजी से सरक कर गिरने लगे। उनकी झोपड़ी कहाँ टिकती इस प्रलय के सामने। माँ ने उसे सौदा लाने बाहर भेजा था। आकर देखती है तो पत्थरों के बीच उसकी झोपड़ी का कोई पता ठिकाना नहीं, और एक एक पत्थर और टीन जब हटाए गए तब मिले माँ और बहन के निष्प्राण शरीर। रेशमा इस दुनिया में अकेली हो गई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। तब माँ की सहेली सुगंधा उसे साथ ले गई। वह भी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी। सुगंधा की छोटी सी खोली में उसका बेटा और पति भी रहता था। उसका बेटा खा जाने वाली नज़रों से जब उसे देखता तो रेशमा भीतर तक काँप जाती थी। रमेश उस बाज की तरह था जो चिड़िया को दबोचने की फिराक में होता है। एक बार उसे अवसर मिल ही गया और माँ पिता के काम पर जाने के बाद उसने धर दबोचा रेशमा को। वह चीखी चिल्लाई, पर किसी को भी उसकी आवाज़ सुनने की फुर्सत नहीं थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसने अपना कौमार्य खो दिया। जब रो रो कर उसने यह घटना सुगंधा को सुनाई तो उसने मुंह बंद रखने को कहा। सुगंधा को इसके लिए एक ही उपाय सूझा। उसने नाबालिग रेशमा की शादी रमेश से करवा दी। मांग में सिंदूर भरकर वह ऐसे नकारा आदमी की बीवी बन गई जो काम के नाम पर दिन भर जुआ खेलता था। दुनिया ने इतने सारे सबक दे दिए थे कि वह 4th कक्षा से ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाई थी, पर अब वह कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गई थी। सीधी साधी लड़कियों को ही ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं, वह जान गई थी। रमेश की गिरफ्त से वह निकलना चाहती थी। जो शादी इस तरह ज़बरदस्ती की गई हो, वह उसे शादी नहीं मानती थी। एक बार न जाने कहाँ से पिता को उसकी याद आ गई। वे उसे खोजते हुए आए। रेशमा सब कुछ छोड़कर सुगंधा को बिना बताए उसके साथ चूना भट्टी आ गई। पिता ने जो दूसरी औरत रखी थी वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। घर का काम रेशमा ने संभाल लिया। साथ ही पास की एक फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करने लगी। प्रीतम वहीं पर ड्राइवर था। वह रेशमा पर जान छिड़कता था। उसी की पहचान से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी और आज वह सारे गमों को दरकिनार करके अपनी शर्तों पर जीवन जी रही थी। जब घर पहुंची तो देखा बापू रात ज़्यादा दारू पीने की वजह से अभी भी निढाल पड़ा है।
वह हाथ मुंह धोकर खाकर सो जाना चाहती थी। देखती क्या है, प्रीतम दरवाजे पर खड़ा है। बोला, रेशमा भूख लगी है, कुछ खिला दे। अरे अभी काम पर से तो आई हूँ, कुछ पकाया भी नहीं और तू आ गया। इसलिए कहता हूँ शादी कर ले मुझसे, यह काम वाम सब छुड़वा दूंगा। अरे रानी बनाकर रखूँगा तुझे। तेरे जैसे कई देखे हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। रेशमा ने ऊपरी तौर पर कह तो दिया, पर वह जानती थी प्रीतम के प्रेम को। क्या होता है यह प्रेम, या फिर होता ही नहीं। इसी फेरे में पड़ी थी वह। अब तक मर्द के रूप में कई भूखे भेड़ियों को देख चुकी थी। सहज ही किसी पर विश्वास नहीं होता। प्रीतम की कुछ परीक्षाएं बाकी थीं। रेशमा ने तुरंत भाजी रोटी बनाकर उसे परोसी। कई बार दुनिया इतनी बड़ी और भयावह लगती है, तब किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी लगता है। फिर प्रीतम क्या बुरा है, पर अब तक उसने उसके समक्ष कुछ भी स्वीकारा नहीं था। जिंदगी अच्छी हो या बुरी, जीनी तो पड़ती ही है। फिर रोते बिसूरते रहने की बजाय आने वाली दुर्घटनाओं का दो दो हाथ करके सामना करना बेहतर है। ड्यूटी से आते जाते वक्त कई बार सूजी दिखी, कुछ बातें भी की उससे, पर वह खुद के बारे में कुछ नहीं बताती थी। पर मदर मेरी चर्च में अक्सर कुछ बुदबुदाते हुए खड़ी रहती है, शायद कोई प्रार्थना करती हो। रेशमा की उत्सुकता उसके विषय में बढ़ती जा रही। आखिर एक दिन बड़ा सा लंबा फ्रॉक पहने हुए एक क्रिश्चियन अधेड़ महिला से सूजी के बारे में पूछ ही लिया। उसने बताया कि वह मंदबुद्धि ही पैदा हुई थी। पिता ने माँ को छोड़ दिया था। माँ उसका और उसके भाई का पालन पोषण कर रही थी। सूजी और उसकी माँ अक्सर साथ ही चर्च आते थे। एक दिन सूजी की माँ को बस ने कुचलकर मार दिया। भाई ने अपनी शादी होने के बाद सूजी को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह सड़कों पर भीख मांगती फिरती है और चर्च आकर माँ की याद कर लेती है। रेशमा को सूजी की कहानी अपनी सी लगी। गम के शिकंजे में किसी एक विक्षिप्त युवती भूखे भेड़ियों की इस दुनिया में कैसे रहती है। अभी यह बात मन में आई ही थी कि उस रात यह घटना रेशमा ने अपनी आंखों से देख ली। रात के लगभग 10 बजे वह डंडा घुमाते गुनगुनाते हुए ड्यूटी पर जा रही थी तो अचानक किसी की बहुत दबी हुई चीख सुनाई दी। रेशमा मुस्तैद हो गई। चारों ओर देखा, उसे महसूस हुआ आवाज़ सामने वाली अधबनी बिल्डिंग से आ रही है। वह उस ओर दौड़ी। देखती क्या है, 4-5 लड़के किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वह अंधेरे में ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसने अपने मोबाइल की रोशनी में देखा, कोई लड़की ज़मीन पर पड़ी थी और 4 लड़के उसे अपने चारों बाजू से पकड़े हुए थे और एक लड़का अपने पैंट की बटन खोल रहा था। रेशमा ने देखा तो उसकी नस नस में सनसनाहट होने लगी। कान की लरवें गर्म हो गईं। रक्त उबल उबल कर उसके मस्तिष्क की ओर जाने लगा। वह शेरनी सी दहाड़ी और पेंट उतारने वाले लड़के के समक्ष खड़ी हो गई। डंडे से सीधा सर पर प्रहार किया। वह लड़का संतुलन खोकर गिर गया और उसका सर फूट गया था। बाकी के लड़कों की तरफ डंडा घुमाया ही था कि वे भाग खड़े हुए। रेशमा ने हाथ का डंडा फेंका और जोर से चिल्लाई, साले भूखे भेड़ियों, कहाँ भागते हो? एक एक को देख लूंगी। उसने मुड़कर लड़की की ओर देखा। वह सूजी थी। डर से कांपते हुए खड़ी थी। उसके मुंह पर उन कमीनों ने कपड़ा बांध दिया था। उसकी चीखें जो रेशमा ने सुनी थी, शायद मुंह पर कपड़ा बांधते वक्त वह चिल्लाई थी। थर थर कांपती हुई सूजी को उसने अपनी बाहों में भर लिया और उसी क्षण मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि अब सूजी को वह दर दर नहीं भटकने देगी, अपने घर ले जाएगी। सूजी का हाथ पकड़े वह पास की पुलिस चौकी में गई। रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने घायल लड़के को हिरासत में लिया। आधी रात ऐसे ही निकल गई। ड्यूटी पर देर से पहुंची, साथ में सूजी थी। दूसरे दिन वह सूजी को लेकर घर पहुंची, पर अब भी वह सूजी को लेकर दुविधा में थी। क्या वह उसे अपने घर में सुरक्षित रख पाएगी? सबसे ज़्यादा डर तो उसे अपने बापू का था। शराब के नशे में उसने एक बार उस पर, खुद की बेटी पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी। तब उसने बापू को ऐसा सबक सिखाया था कि वह आज भी रेशमा से आंखें नहीं मिला पाता। घर आकर उसने बापू से कह दिया वह घर बदल रही है। प्रीतम के घर के पास ही एक खोली थी, वह उसमें सूजी के साथ रहने चली गई। आजकल के लड़कों का क्या, बूढ़ों का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसे में प्रीतम जैसा कोई मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। वह प्रीतम के बारे में सोचते ही गर्व से भर जाती है। कितना विश्वास करने लगी थी प्रीतम पर वह। सूजी को जब हॉस्पिटल ले गई तब पता चला वह 3 माह की गर्भवती है। डॉक्टर ने कहा सफाई में सूजी की जान को खतरा है, सो बच्चा रखना ही पड़ेगा। एक और जिम्मेदारी रेशमा पर आन पड़ी थी। नाजुक नर्म शिशु कैसा होगा? क्या वह उसका पालन पोषण कर पाएगी? तमाम उलझनों से घिरी रेशमा असमय ही अपनी उम्र से बड़ी होती जा रही थी। और सूजी ने अपनी माँ के बाद किसी से प्रेम किया होगा तो वह रेशमा से। रेशमा ने सूजी को सख्त हिदायत दी थी कि वह दरवाज़ा बंद रखे।
जब वह आ जाएगी उसे आवाज़ देगी, दरवाज़ा तभी खुलेगा। सूजी मंद बुद्धि थी पर बहुत सी बातें अच्छी तरह समझ जाती थी। घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेती थी। निश्चित ही रेशमा के कारण सूजी को सहारा मिल गया था और रेशमा की अकेली दुनिया में किसी पाक दिल ने प्रवेश किया था। स्वार्थ के इस युग में पाक दिल बचे ही कितने हैं। सारे दिमाग वाले तो बिना मतलब काम ही नहीं करते। काश की दुनिया में कुछ मंदबुद्धि और बढ़ जाएं, तभी स्वार्थ कुछ कम होगा। आज ड्यूटी पर पेट में बड़ा दर्द उठा। शायद सुबह जो चाइनीज़ मंगाकर खाई थी उसमें मिलावट रही होगी। उसने प्रभा को फ़ोन करके उसकी जगह काम करने को बुलाया और खुद चल पड़ी घर की ओर। ऐसे तो वह कभी छुट्टी नहीं लेती, पर एक दिन की छुट्टी तो बनती है। यदि कल पेट दर्द ठीक लगा तो सूजी को लेकर जुहू बीच घूमने जाएगी। मेडिकल स्टोर से उसने पेट दर्द की दवाई ली और घर की ओर कदम बढ़ाने लगी। देखती क्या है कि दरवाज़ा अध खुला है और अंदर से छीना झपटी की आवाज़ें आ रही हैं। वह भीतर गई तो अवाक रह गई। प्रीतम सूजी से ज़बरदस्ती करने में लगा हुआ है। उसकी आंखों को मानो विश्वास ही नहीं हुआ। वह पलकें झपकाकर एक बार और विश्वास कर लेना चाहती थी कि वह प्रीतम ही है। वह प्रीतम ही था। क्रोध और ग्लानि से रेशमा की आंखें लाल हो गईं। उसने प्रीतम की कनपटी पर जोरदार थप्पड़ मारा। प्रीतम हाथ जोड़कर कह रहा था, माफ़ कर दे रेशमा, पर रेशमा ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उस पर खून सवार था। पास की लाठी उठाकर उस पर दनादन वार करने शुरू कर दिए। उस दिन प्रीतम भागता नहीं तो रेशमा उसकी जान ही ले लेती। उसके जाने के बाद रेशमा की आंखों का क्रोध दर्द का लावा बन गया। दोनों आंखें बहने लगी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। सूजी उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। रेशमा की आंखें पानी नहीं खून बहा रही थीं। रोते रोते वह चीखी, साला तू भी भूखा भेड़िया निकला। प्रीतम पास होने से पहले ही फेल हो चुका था। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कहानियाँ टीवी 1.0 के साथ।